हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 1700 टू 1950। भारत का इतिहास 1700 से लेकर 1950 तक। इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। यूनिट 6 के पार्ट 2 को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 में आपको 4 पार्ट्स को कवर करना है, जिसमें से एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारे चैनल पर उसकी वीडियो अपलोडेड है, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी की नींव। ठीक है, उसमें कांग्रेस जो पार्टी है उसकी नींव किस प्रकार पड़ी उसके बारे में बताया गया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 में, और जिसका जो नाम है वो है उपनिवेशवाद की आलोचना, उदारवाद, चरमपंथी उग्रवाद, राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो DUSL, LC वेब और इग्नू, और अगर आप किसी और कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से हैं और आपके पास सेम कोर्स है तो आप इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं और इसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादी युग या सुधारवादी कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन कह लो, आप भारत की स्वतंत्रता के लिए जो काम किया गया वो कह लो। ठीक है, उसका जो आप कह सकते हैं प्रथम चरण है वो उदारवादी युग या सुधारवादी युग कहा गया। फिर आता है, इसे कांग्रेस का शैशव काल भी कहते हैं। कांग्रेस का शैशव काल मतलब जस्ट कांग्रेस बन के तैयार हुई थी। ठीक है, और उसका बचपन सा 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस पर उदारवादियों का एकाधित्व था। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस पर किसका एकाधित्व था? उदारवादियों का, उदारवादी नेताओं का, जिन्होंने उदारवादी जो नीति है उसको अपना रखा था पूरी तरह से। उनका पूरा का पूरा एकाधित्व था, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की नीति का समर्थन करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उदारवादी जो लोग थे वो ब्रिटिश सरकार का हर नीति का सहयोग करते थे, परंतु वो ब्रिटिश सरकार की जो सहयोग की नीति है ना उसका वो क्या करते थे? समर्थन करते थे। इस समय कांग्रेस का लक्ष्य भारतीय शासन में छोटे मोटे सुधार प्राप्त करना था। ठीक है, तो जब कांग्रेस बन के तैयार हुई तो उनका शुरुआती लक्ष्य क्या था कि भारत में कोई छोटे मोटे जो आप कह सकते हैं शासन में छोटे मोटे सुधार हैं उनको किया जाए, उसके बाद कुछ बड़े स्तर पर काम होगा। उनके अस्त्र प्रस्ताव एवं प्रतिनिधि मंडल थे। ठीक है, तो कांग्रेस के क्या थे? अस्त्र प्रस्ताव भी थे और प्रतिनिधि मंडल भी बना रखे थे, और भी साथ में और प्रकार के भी मंडल बनाए गए थे। ये नरम नीति का अनुसरण करते थे, इसीलिए ये उदारवादी कहलाए, एवं उनका कार्यक्रम राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रतिनिधि मंडल बने हुए थे कांग्रेस के, ये किसका अनुसरण करते थे? ये पहली बात तो ये नरम नीति का अनुसरण करते थे। दूसरा, यह उदारवादी कहलाए। जो अब जान लीजिए उदारवादी क्या होता है, कि उदारवादी का मतलब है ऐसी नीति जिसमें आप बिल्कुल शांति से अच्छे प्रकार से क्या कर रहे हैं? शासन चला रहे हैं। ठीक है, शांति से, ना किसी की आलोचना कर रहे हैं आप। ठीक है, ना किसी का बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं, नरम नीति को चला रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? उदारवादी कहलाता है। इस समय के उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह महतो, लाल मोहन घोष, रस बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको नाम बताए ये उदारवादी नेता हैं। उदारवादी नेता तो बहुत सारे थे उस समय, परंतु कुछ नेता जिनका नाम मुख्य तौर पर लिया जाता है वो ये प्रकार है, ये नेता हैं। ठीक है, फिर बात करें, कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक काल में शासन के समस्त क्षेत्रों में जो मांगे सरकार के सामने पेश की वह निम्नलिखित है। कांग्रेस, ठीक है, अब क्या हुआ? कांग्रेस जब बन के तैयार हुई तो कांग्रेस ने शुरुआती काल में ब्रिटिश शासन के सामने कुछ मांगे प्रस्तुत करी, जिनका काम क्या था? उन मांगों का आप कह सकते हैं कि उन मांगों को इसलिए रखा गया था ताकि भारत में कुछ चेंजेस लाया जा सके। तो वो मांगे कुछ इस प्रकार हैं। पहली है धारा, सभाओं का विस्तार हो तथा उनमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यता हो। ठीक है, तो पहली मांग क्या थी कि सभाएं, जितनी भी उस समय पे सभाएं चल रही थी उन सब में उनका पहली बात तो विस्तार हो। दूसरा, जनता के द्वारा चुने गए लोग उस सभा में बैठने चाहिए। जैसे वर्तमान में
होते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं, वो नेता संसद में जाके बैठता है, ठीक है। तो संसद क्या है, एक प्रकार की सभा है, परंतु यहाँ से हमारे यहाँ से भेजा गया एक व्यक्ति वहाँ जाके क्या कर रहा है, हमारे लिए बातें कर रहा है। तो ये है। केंद्रीय एवं प्रांतीय धारा, सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो, जितनी भी सभाएं हैं उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। कांग्रेस प्रशासन न्याय प्रशासन में जूरी प्रथा का प्रयोग हो, जूरी प्रथा को चलाया जाए, किसमें, न्याय प्रशासन में। फिर आता है देश में औद्योगिक शिक्षा का प्रचार हो, शस्त्र कानून में संशोधन हो एवं भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश सरकार दे। तो क्या हुआ इसके बाद, कांग्रेस देश में जो औद्योगिक शिक्षा है, ठीक है, जो टेक्निकल आप कह सकते हैं औद्योगिक शिक्षा, उद्योगों से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो शिक्षा है उसका प्रचार होना चाहिए अधिक से अधिक। शस्त्र कानून में संशोधन किया जाना चाहिए और सचिव की वेतन ब्रिटिश सरकार दे। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या सचिव का जो वेतन है भारतीय सचिव का, क्या वो ब्रिटिश सरकार देगी। तो फिर आगे देखें कि शासन संबंधी सुधारों के साथ साथ कांग्रेस ने साम्राज्यवाद नीति एवं सरकार की आर्थिक नीति का विरोध किया। कांग्रेस ने साम्राज्यवाद की जो नीति है उसका विरोध किया और जो आर्थिक की नीति है, आर्थिक नीति, उसका भी विरोध किया एवं देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान की मांग करी। देश में जो भी सामाजिक या फिर आर्थिक समस्याएं थी ना उस समय, उनके लिए क्या करा, देश में मांग करी। अब देखें कुछ मांगे और भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है भूमि कर तथा अन्य करों में कमी, भूमि पे जितने भी प्रकार के कर लगाए जाते हैं उनको कम किया जाए, ठीक है। और भी भूमि को छोड़ के और भी क्षेत्रों में जो कर लगाए जाते हैं उनको भी कम किया जाए। सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था तथा कृषि बैंक की स्थापना। फिर मांग करी कांग्रेस ने कि सिंचाई के लिए एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक क्या हो, खेती हो और अधिक से अधिक अनाज की उपज हो। भारतीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिले, विदेश में निर्यात किए जाने वाले अनाज पर प्रतिबंध लगे एवं विदेशी मालों पर भी भारी चुंगी हो। तो क्या हुआ, तीसरी मांग रखी गई कि भारत में जो धंधे हैं, उद्योग धंधे, उनका प्रोत्साहन मिले, भारतीय उद्योग धंधों को बढ़ाया जाए तथा विदेश में जाने वाला भारतीय अनाज और सामान पे क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए। शासन संबंधी व्यय में कमी हो। अभी ये इस वाले पॉइंट का क्या तात्पर्य है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जा रहे शासन के लिए जो भी धन खर्च किया जाता था ना, उस धन पे नियंत्रण हो और उस धन में कमी की जाए खर्चे पे, ठीक है, जिससे क्या हो कि धन कम खर्च होगा और शासन अच्छे प्रकार से चलाई जाए, इस प्रकार के लिए मांग करी। तो शासन संबंधी व्यय में कमी हो, विदेशियों को कम संख्या में नियुक्त किया जाए, ठीक है। विदेश से लोग बुलाए जाते थे, अब ब्रिटिश शासन है तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंग्लैंड से कई लोगों को बुला लिया कि आप आइए हमारे यहाँ काम करिए, ठीक है, वहाँ से। तो ये यहाँ पे मांग क्या थी कि यहीं के लोगों को रखा जाए, किसके लिए, काम के लिए, ब्रिटिश से लोग ना बुलाए जाए। कांग्रेस ने विदेशी उपनिवेशों में बसे भारतीयों पर होने वाले अत्याचार को क्या करा, विरोध किया। कांग्रेस ने क्या करा, विदेश में रह रहे भारतीय, ऐसे लोग जिनको यहाँ से आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती लेके जाया गया विदेश में ताकि उनसे वहाँ काम कराया जा सके, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को भी रोकने के लिए कांग्रेस ने विरोध किया और भारतीय उपवासियों की तरह कानूनों की आलोचना की, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो ब्रिटिशर्स के, उनकी आलोचना की थी। अब आते हैं ऐसे नेता जो कि मैंने आपको बताया उदारवादी नीति को अपनाते थे, उनके बारे में देखते हैं। तो हमारे पहले नेता आते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था। इनका विद्यार्थी जीवन बड़ा ही सफल रहा है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी आप कह सकते हैं सफल जीवन को जिया है। शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने स्कूल में नौकरी कर ली एवं गणित के शिक्षक के रूप में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। अब क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी ने अपने स्कूल लाइफ कंप्लीट करके, कॉलेज लाइफ कंप्लीट करके टीचिंग लाइन को चुना, ठीक है, गणित के वो टीचर बन गए, मैथमेटिक्स के। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को भारत का ओजस्वी पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का ओजस्वी पितामह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
फिर आता है, उन्होंने 61 वर्ष तक राष्ट्र की सेवा की, 40 वर्ष तक कांग्रेस की स्थापना और 21 वर्ष तक उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के प्रशासन संबंधी शिकायतों को दूर करने में संस्थाओं की तुच्छ स्थिति से उठकर राष्ट्रीय संस्था की गौरवपूर्ण स्थिति तक पहुंचाया। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन काल में 61 वर्ष तक आप कह सकते हैं भारतीय शासन में उन्होंने काम करा, 40 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के निर्माण के लिए उन्होंने काम करा और उसके बाद निर्माण होने के बाद 21 वर्ष तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चलाने में काम करा। फिर क्या हुआ, उन्होंने शासन के लिए, शासन में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स उस समय चल रही थी, ठीक है, शिकायतें थी, उन सबको दूर करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, फिर दूर करने के लिए संस्थाओं को तुच्छ स्थिति से उठकर राष्ट्रीय संस्था गौरवपूर्ण स्थिति तक पहुंचाया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय संस्था से गौरवपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने वाले भी दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के सभापति का पद ग्रहण किया। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के सभापति का भी पद ग्रहण किया था। उन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 30 संस्थाएं स्थापित करी। उन्होंने कम से कम 30 जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनको स्थापना की। उनमें से अधिकांश का उद्देश्य देश की राजनीतिक उन्नति करना था। उन्होंने शिक्षा एवं समाज सुधार के लिए संस्थाएं खोली। दादा भाई नौरोजी ने शिक्षा के लिए भी और समाज सुधार के लिए भी, समाज में जो प्रकार की गलतियां कुरीतियां हैं इनको सुलझाने के लिए भी संस्थाओं का निर्माण किया। बम्बई एसोसिएशन नामक प्रांतीय राजनीतिक संस्था की स्थापना में इनका प्रमुख हाथ रहा है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी का बम्बई एसोसिएशन नाम की एक संस्था में काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। ये संस्था प्रांतीय थी, मतलब एक प्रांत में चलाई जाने वाली केवल संस्था थी। देश हित के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु उन्होंने इंग्लैंड में एक ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो भारत के अंदर लोगों को समर्थन प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने कहाँ पे, इंग्लैंड में एक संस्था की स्थापना की, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ताकि वो लोग वहाँ पे दबाव डालेंगे लोगों पर, तभी यहाँ के लोगों को कुछ सहायता राहत मिल पाएगी। कुछ समय तक बड़ौदा के प्रधानमंत्री रहे। यहाँ उन्होंने कई सुधार कार्य भी किए। ठीक है, तो बड़ौदा के प्रधानमंत्री भी रहे थे दादा भाई नौरोजी और वहाँ पे भी उन्होंने सुधार कार्य किए। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में महाराष्ट्र में के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो गोखले का जन्म कहाँ हुआ? 1866 में महाराष्ट्र में। और किस फैमिली में हुआ था? एक निर्धन ब्राह्मण की फैमिली में हुआ था। 1884 में स्नातक होने के पश्चात वे दक्षिण शिक्षा समिति में सम्मिलित हुए। ठीक है, स्नातक थे, परंतु 1884 में उन्होंने दक्षिण शिक्षा समिति में सम्मिलित हुए। वे पहले पूना में स्कूल अध्यापक बने, परंतु शीघ्र ही यह स्कूल फ्यूग्रेंस कॉलेज में बन गया एवं 1902 में गोखले ने इस कॉलेज के प्रिंसिपल का पद से अवकाश प्राप्त किया। ठीक है, तो कुछ समय के लिए उन्होंने टीचर, उसके बाद उन्होंने कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उनका पद को ग्रहण किया। 1888 में गोखले पूना की प्रसिद्ध संस्था सार्वजनिक सभा के मंत्री भी बने। ठीक है, 1888 में गोखले कांग्रेस जो पूना की प्रसिद्ध सभा थी, पूना की प्रसिद्ध संस्था सार्वजनिक सभा के क्या बने? मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने। वे इस सभा के प्रमुख पात्र क्वांट्रियल रिव्यू के संपादक भी बने गए। 1889 में गोखले कांग्रेस के सदस्य बन गए। 1895 में ये कांग्रेस के मंत्री बन गए। ये कई वर्षों तक कांग्रेस के बम्बई शाखा के भी मंत्री रहे। ठीक है, तो जो गोखले थे वो काफ़ी वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस में कई सारे पदों को ग्रहण किया। उसमें से वो मंत्री बम्बई के काफ़ी लंबे समय तक मंत्री के पद पर रहे। उन्होंने केवल 39 वर्ष की उम्र में, जो कि 1905 में उनकी हो गई थी, कांग्रेस के अध्यापक का भार संभाला। अंग्रेज शासकों को भारतीय जनमत से अवगत कराने के लिए 2 बार इंग्लैंड भी गए थे। उन्होंने 2 बार इंग्लैंड का दौरा भी किया था। 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य देश के युवाओं को देशभक्ति, समाज सेवा एवं कार्यकर्ता प्रणयता की शिक्षा देना था।
ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का क्या काम था? इस संस्था का काम था युवाओं में देशभक्ति को जगाना, ठीक है, समाज सेवा करना एवं कर्तव्य प्रांतीय की शिक्षा देना। मतलब जो भी एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है देश के प्रति, उसके लिए उन्हें शिक्षा दे रहा। उन्होंने 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम की कठोर आलोचना की। 1909 में इस मामले में मिटे सुधार अधिनियम का निर्णय में काफ़ी हद तक हाथ बटाया, ठीक है। एक सुधार अधिनियम भी आया था इसके बाद, तो उसका भी उन्होंने हाथ बटाया। 1912 में गोखले दक्षिण अफ्रीका भी गए। उन्होंने वहाँ रंग भेद की नीति के विरुद्ध भी संघर्ष किया। किनके साथ? महात्मा गांधी के साथ रंग भेद की जो नीति थी उसका विरोध किया था गोखले ने 1912 में। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे महात्मा गांधी से मिले तो उसके बाद महात्मा गांधी को भारत की स्थिति का पता चला और उन्होंने क्या करा, वहाँ से रुख करा भारत की ओर। लॉर्ड विलिंगटन के कहने पर गोखले ने एक सुधार योजना तैयार की जो गोखले की राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से प्रसिद्ध हुई। 19 फरवरी 1815 को गोखले का क्या हो गया, देहांत हो गया। उसके बाद आता है तीसरे, श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 1848 में बंगाल में हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में ये बीए पास करके इंग्लैंड गए थे, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उन्होंने बीए पास करी 20 वर्ष की उम्र में और उसके बाद क्या करा, वो इंग्लैंड चले गए। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस का जो कि एग्ज़ाम होता है, अभी भी होता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक करा था, इसकी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया था। ये पहले व्यक्ति थे भारत में, परंतु कुछ कारणवश उन्हें पद से हटा दिया गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे कारण निकाले गए जिनसे एक इंडियन सिविल सर्विस के पद से हटा दिया गया, ठीक है। उन्होंने इसके विरुद्ध क्या करा, क्वींस बेंच में अपील की, जिसमें उन्हें सफलता मिली और उन्हें सिलहट के मजिस्ट्री के लिए नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उन्हें सफलता भी मिली और सिलहट के मजिस्ट्रेट के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया। परंतु वे 2 वर्ष के बाद वहाँ सरकारी आचरण पर दोषारोपण कर उन्हें पुनः पद से हटा दिया गया। दूसरी बार क्या हुआ, उनके ऊपर फिर से दोष लगाए गए, ठीक है, कि आप कैसे कि आरोप लगाए गए और उनको वहाँ से पद से हटा दिया। पद से हटने के कारण निराधार था एवं उन्हें नौकरी से हटाना सार्वजनिक न्यायपूर्ण था, ठीक है। तो उन्हें नौकरी से हटाना न्यायपूर्ण था। सरकारी नौकरी से अलग होने के बाद कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन कॉलेज के अध्यापक बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना एक स्कूल खोला जो बाद में रिपन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, बदल गया। अब श्री बनर्जी राष्ट्र सेवा में लग गए। ये 2 बार सन 1885 और 1909 में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए निर्वाचित भी हुए थे, ठीक है। तो बनर्जी जो थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने भारतीय राजनीति में पैर रखा, ठीक है। भारतीय राजनीति में उनकी एंट्री हुई। उसके बाद 2 बार उन्हें क्या चुना गया, कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1885 में, 1902 में। 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की, जिसका मात्र उद्देश्य था आईसीएस की परीक्षा में भर्ती होने वाले परीक्षार्थियों की उम्र में सरकार द्वारा की जाने वाली कमी का आदेश का क्या करना, विरोध करना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, इंडियन सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भारतीय लोगों की उम्र में कमी कर दी थी, ठीक है। मतलब सपोज करिए कि अगर उनकी एक तो टाइम लिमिट कम कर दे कि आप इतने से इतने साल तक ही अगर आपको जॉब मिलती है तो आप इतने से इतने साल तक काम करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा कि उनकी उम्र में भी कमी कर दी थी। तो क्या हुआ, इसका विरोध करने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या करा, एक संस्था की स्थापना की, इंडियन एसोसिएशन नामक। इस संस्था का काम था विरोध करना। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ही उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना की एवं राष्ट्रीय चेतना की नींव डाली। कांग्रेस की स्थापना में उन्होंने सक्रिय रूप से हाथ बटाया। बंग भंग का उन्होंने कड़ा विरोध किया तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन भी चलाया। विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया उसके लिए उन्होंने आंदोलन भी चलाया ताकि विदेश से चीज़ें ना मंगाई जाएं और भारत में ही चीज़ों का निर्माण किया जाए।
ये बंगाल की प्रांतीय धारा सभा के भी सदस्य चुने गए। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बंगाल की प्रांतीय सभा, जो प्रांत में एक सभा चलाई जाती है, ठीक है, उसके सदस्य भी इनको चुना गया। सर फिरोज शाह महतो, सर फिरोज शाह भी उदारवादी नेता थे, दादा भाई नौरोजी के अनुयायी थे, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के क्या थे, फॉलोअर थे सर फिरोज शाह। इंग्लैंड में विद्याध्ययन के पश्चात 1868 में भारत लौटे एवं जन सेवा कार्य में लग गए, ठीक है। तो सर फिरोज शाह महतो ने कहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी, इंग्लैंड से। उन्होंने इंग्लैंड से अपनी विद्यालय शिक्षा को ग्रहण करा, फिर 1868 में वो भारत भी लौट के आए और किस में लग गए, जन सेवा कार्य में लग गए। अन्य उदारवादी नेताओं की तरह ही सर फिरोज शाह महतो अंग्रेजों की न्यायप्रियता, सत्यता, ईमानदारी पर विश्वास रखते थे, ठीक है। तो जो फिरोज शाह मेहता हैं, वो अंग्रेजों की नीतियों पर, कई नीतियों पर क्या करते थे, पूर्ण रूप से भरोसा करते थे। 1890 में कांग्रेस के छठे अधिवेशन में सभापति चुने गए। सर फिरोज शाह का कार्य क्षेत्र बम्बई कॉरपोरेशन, वायसराय की कैसिल, बम्बई प्रांतीय सभा, कांग्रेस की समितियां एवं प्रतिनिधिमंडल आदि थे, ठीक है। तो जो फिरोज शाह महतो है, उनका आप कह सकते हैं कि जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। उन्होंने बम्बई कॉरपोरेशन में भी काम करा, ठीक है, वायसराय कैसिल में भी काम करा, बम्बई प्रांतीय सभा में भी काम करा, जो बम्बई की एक प्रांत सभा थी उसमें, कांग्रेस की समितियां और प्रतिनिधियों में भी उन्होंने काम करा। सन 1909 में उन्होंने सूरत अधिवेशन के समय नरम दल वालों का साथ दिया। 1909 में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1915 में उनका देहांत हो गया, ठीक है। तो फिर 1915 में उनका क्या हुआ, देहांत हो गया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन कुछ आलोचकों के मतानुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी का नाम मात्र का योगदान था, ठीक है। तो कुछ ऐसे आलोचक जो कि ये कहते हैं कि भारत के जो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनमें नरमपंथियों का नाम मात्र का योगदान है, ठीक है। वैसे नरमपंथी काफ़ी बड़े, आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा गुट था नरमपंथी, तो उनका नाम मात्र का योगदान है, ये कुछ आलोचक कहते हैं। तो इसीलिए ये अपने चरणों में कई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब नरमपंथियों का दौर चल रहा था, तो उस समय नरमपंथियों ने क्या करा, कुछ ज़्यादा बड़े, आप कह सकते हैं कि सक्सेस हासिल नहीं की थी। इन आलोचकों का दावा था कि प्रारंभिक चरणों में कांग्रेस शिक्षित मध्य वर्ग अथवा भारतीय उद्योगपतियों का ही प्रतिनिधित्व करती है। इसका क्या मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी है, अपने शुरुआत जब वो आरंभ में थी, बन के तैयार हुई थी, तो उस समय वो मिडिल क्लास जो एजुकेटेड ग्रुप है उसको ज़्यादा समर्थन करती थी। दूसरा, मध्य वर्ग एवं भारतीय उद्योगपतियों का भी प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी अनुयायी विनय की नीति को आंशिक सफलता मिली थी। उनकी आंशिक मांगे सरकार स्वीकार नहीं की। निसंदेह इन आलोचकों ने पर्याप्त सच्चाई है, किंतु नरमपंथियों के कुछ एक उपलब्धि भी है जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नरमपंथियों ने काफ़ी सारे मांग करी, परंतु हर मांग को तो पूरा नहीं किया गया। तो उनकी जो मांगें पूरी हुई उनके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने तत्कालीन भारत समाज का नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया। नरमपंथियों ने उस समय जो समाज की स्थिति थी उनको क्या करा, उनको नेतृत्व प्रदान करा, उनको रास्ता बताया कि आपको इस रास्ते पे चलना है। साझा हित के सिद्धांत पर अपने सहमति बनाने व जागरूकता लाने में वे काफ़ी हद तक सफल रहे, ठीक है। तो जागरूकता लाने में भी काफ़ी हद तक सफल रहे। उन्होंने भारतवासियों में इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी के एक ही शत्रु है, वो है अंग्रेज, ठीक है। तो जो नरमपंथी दल था, उन्होंने भारत के समाज में जो लोग हैं, लोगों के मन में एक बात को डाला कि जो उनका एक ही शत्रु है वो कौन है, वो है अंग्रेज, तथा सभी भारतीयों एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। उन्होंने बताया सभी भारत एक राष्ट्र के नागरिक हैं। उन्होंने लोगों की राजनीतिक कार्यों में दक्ष किया तथा आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। उन्होंने आधुनिक विचार
जो थे उनको लोकप्रिय भी करा। उन्होंने उपनिवेशवादी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया। अब क्या करा, नरमपंथियों ने अंग्रेजों की चलाई जा रही आर्थिक शोषण की नीति, ऐसी नीतियां जिनसे आर्थिक रूप से लोगों का शोषण किया जा सके, उन नीतियों जो है उनका क्या करा, लोगों के सामने लाके पेश किया। नरमपंथियों के राजनीतिक कार्य दृढ़ विश्वास एवं अवलंबित थे और उथली पुथली भावनाओं पर थे। उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में होगा। ठीक है, उसके बाद नरमपंथियों ने भारत में जो समाज है उन लोगों को यह समझाया कि भारत का शासन तभी अच्छे से चलेगा जब वो भारत के लोगों के हित में होगा या उनके हाथ में होगा। उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद एवं लोकप्रिय विचार एवं प्रतिनिधि कार्यक्रम विकसित किया, जिससे बाद में राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। 8वां पॉइंट, उन्हीं के प्रयास से विदेशी इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के समर्थन मिला। ठीक है, नरमपंथियों के ही काम की वजह से क्या हुआ, विदेश में जो भारतीय रह रहे थे उनको समर्थन प्राप्त हुआ। फिर आती है जनसाधारण की क्या भूमिका थी, जनता की क्या भूमिका थी, उसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। ठीक है, तो जब कांग्रेस पार्टी बनी तो उस समय उसका जनाधार क्या था, सीमित था, लिमिटेड था, तथा जन सामान्य ने इसमें शिथिल या निष्क्रिय भूमिका निभाई। शिथिल मतलब कम, या फिर निष्क्रिय जो कि किसी काम की नहीं थी, ऐसी भूमिका निभाई थी जन सामान्य ने, जनता ने। इसका मुख्य कारण था प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण का प्रति ज़्यादा विश्वासग्रस्त ना होना। ठीक है, तो जब शुरुआत में कांग्रेस पार्टी तैयार हुई तो उस समय लोगों को राष्ट्रवाद की भावना पर अधिक विश्वास नहीं था। ठीक है, तो लोगों ने क्या करा, उस पर कम विश्वास रखा और उसको कम समर्थन दिया। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जातियां एवं उपजातियों में बटा हुआ है तथा इनके विचार एवं सोच संकीर्णता से उत्प्रेरित है। ठीक है, तो लोगों का क्या मानना था उस समय कि जो भारत है वो बहुत सारी भाषाओं, जातियों और लोगों का क्या है, मिला हुआ मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे लोग और जातियां रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा किसके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, जाति उपजातियों के लिए। तो ये उनका विचार था, लेकिन ये इस महत्व को नहीं समझ सके कि इस कारक में विविधता बावजूद उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो परंतु वो लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने प्रथम चरण को पास कर लिया था, या आप कह सकते हैं कि उसने बहुत बड़ा काम किया था जब कांग्रेस पार्टी बनकर तैयार हुई। और उनका काम क्या था, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करना। व्यापक जन समर्थन के आमंत्रण में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीति रुख अख्तियार नहीं कर सके। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की तरफ क्या ना कर सके, वो ऐसा रुख जिसमें हिंसा हो, उस रुख को ना पा सके, ब्रिटिश सरकार का रुख करे। तो कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख अपनाया। ठीक है, तो क्या वो जब कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने देखा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो कुछ हद तक काम ठीक कर रही है, तो लोगों ने उसका समर्थन किया, कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया। उदारवादियों का विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में था कि भारत की जो स्थिति है वो कब अच्छी होगी, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर राज करे। किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस ने सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। कांग्रेस और सरकार का जो रिश्ता था उसमें कड़वाहट आ गई। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया, क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ रहा था। ठीक है, शासन का जो वास्तविक स्वरूप था वो उनके सामने आ रहा था। इस काल में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की और तीव्र कर दी। अब जब लोगों के सामने आ गया कि जो अंग्रेजों की सरकार है वो क्या कर रही है, भारतीय लोगों का शोषण कर रही है, उनकी फ़ायदा उठा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसकी आलोचना करना आरंभ कर दिया और तेज गति से आलोचना करने लगे। दोनों के आपसी संबंध खराब हो गए। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर लिया। अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए मूड बना लिया था। वह राष्ट्रवादियों को राजद्रोह, ब्राह्मण और देशद्रोह, विकल्पकारी जैसी उपमाएं देने लगे। सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्वों तथा सर सैयद अहमद खान, बनारस नरेश राजा
राजा शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रम की आलोचना करने हेतु उकसाया तथा कांग्रेस के विरोध संगठन भारतीय राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना में भी मदद करी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्व तथा अपनाए। तो जो वो लोग जो कि कांग्रेस पार्टी का क्या करते थे, विरोध करते थे, ब्रिटिश सरकार ने उनको समर्थन दिया कि आप लोग विरोध करिए। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी हद तक विरोध हुआ। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। उस समय सरकार के संप्रदाय एवं विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालो का प्रयास किया तथा उग्रवादियों और उदारवादियों के विरुद्ध भड़काया। ठीक है, उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़का दिया। उग्रवादी कौन होते हैं, वो लोग जो कि हिंसा करते हैं, ठीक है, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, और उदारवादी जो कि अपनी मांगों को शांत रूप से मनवाने के लिए कार्य करते हैं। किंतु अपने इन प्रयासों के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में असफल रही। ठीक है, तो इन कारणों से भी ब्रिटिश सरकार क्या नहीं कर पाई, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको नहीं रोक पाई। उग्रवाद में वृद्धि एवं कांग्रेस, सन 1907 में कांग्रेस का विभाजन को समझाइए। उग्रवाद में वृद्धि तथा कांग्रेस 1907 में विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ता रहा। 1905 तक उस पर उदारवादी नरम नीति का वैचारिक आधिपत्य था। ठीक है, तो 1905 तक जो कांग्रेस पार्टी है उसमें किन लोगों का आप कह सकते हैं दबाव था, उदारवादी नेताओं का। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विचारधारा बदलने लगी और दूसरे चरण के रूप में उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। ठीक है, तो पहले चरण में उदारवादी थे, दूसरे चरण में उग्रवादी लोग आ गए। उग्रवादी मतलब हिंसक, जो हिंसा करते हैं, ऐसे लोग आ गए। यद्यपि सन 1905 के बाद उदारवादी या मिलित विचारधारा का प्रभाव कायम रहा, उदारवादियों का प्रभाव तो कायम रहा। 20वीं शताब्दी के अंत 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसी निराशाजनक घटनाएं घटी जिससे उदारवादी विचारधारा के प्रति असंतोष बढ़ता गया। उदारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और नरम वैधानिक साधनों के स्थान पर उग्र साधनों को अपनाया जाने पर बल दिया गया। अब क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनसे आप कह सकते हैं कि उदारवादियों की जो स्थिति है वो डगमगा गई थी। ठीक है, उस समय उग्रवाद शब्द के प्रयोग के प्रारंभिक अवस्था के समय का विश्लेषण करते लोकमान्य तिलक भी स्वयं भी एक उग्रवादी थे। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक जो थे वो स्वयं एक उग्रवादी थे और वो कहते हैं कि हमारी नीतियां के संदर्भ में दो नए शब्द हाल ही में अस्तित्व में आए, नरमपंथी और उग्रवादी। ठीक है, तो जो उनकी नीतियां थी, लोकमान्य तिलक की जो नीतियां थी, उन नीतियों के कारण क्या हुआ, उन्होंने दो प्रकार के शब्द ना आए, नरमपंथी और उग्रवादी। इन शब्दों का समय के साथ विशिष्ट संबंध है, अंततः समय के अनुसार ही इनमें परिवर्तन आता है। आज के उग्रवादी कल थे, आज के उग्रवादी कल थे। तो उग्रवाद से तात्पर्य है उन लोगों के राजनीतिक दर्शन। उग्रवाद से क्या तात्पर्य है, वह लोगों का राजनीतिक दर्शन या वो लोग जो राजनीति में आए, जो भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में उग्रवादी समझे जाते थे। ठीक है, ऐसे लोग जो कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में उग्रवादी समझे जाते थे वो भारतीय राजनीति में आए। ठीक है, तो वो क्या बन गई, उग्रवाद की नीति बन गई। उग्रवादियों को लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल एवं अन्य समर्थक भी थे। ठीक है, तो उग्रवाद के काफी बड़े स्तर पर भी समर्थक थे। सन 1916 से 18 की अवधि में श्रीमती एन बेसेंट और इंडियन होम रूल में उनके सहयोग भी सरकार तथा उदारवादी नेताओं द्वारा उग्रवाद ही माने जाते थे। ठीक है, तो उस 1916 से 18 के बीच में श्रीमती एन बेसेंट और इंडियन होम रूल जो लोग थे, सहयोग थे, उसका सहयोगी थे, उनको भी क्या माना जाता था, उग्रवादी ही माना जाता था। चरमपंथी शब्द का क्या अर्थ है, हम अखबार व समाचार चैनल पर देखते हैं। चरमपंथी वास्तव में धार्मिक राजनीति का वह वैचारिक सिद्धांत रखने वाले व्यक्ति हैं जो अन्य विचार, धर्म या राजनीतिक धाराओं को सिरे से खारिज कर अपने धर्म और विचारधारा को आंख मूंद कर अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि अपने धर्म विचारधारा को मानते हैं और किसी और को साफ साफ नकार देते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, चरमपंथी कहलाते हैं।
यदि कोई विचार उनके अपने विचारों के खिलाफ होता है तो चरमपंथी व्यक्ति उन्हें सामाजिक बुराई मानते हैं। ठीक है, तो चरमपंथी व्यक्ति क्या मानते हैं, अगर कोई विचार उनका उनके लिए आप कह सकते हैं गलत है, या फिर उनको किसी प्रकार से प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है उनके लिए, चरमपंथियों के लिए, तो वो चरमपंथी क्या करते हैं, उसको गलत मानते हैं। इसीलिए वे अपने विचार के विरुद्ध उठ रही इन बुराइयों को निपटाने के लिए शक्ति बल का भी प्रयोग करते हैं, जिस कारण हिंसा का माहौल बनता है। वह समाज में अस्थिरता पैदा करते हैं। यही कारण है कि चरमपंथी व्यक्तियों को समाज द्वारा पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, तो चरमपंथी व्यक्तियों को भी माना नहीं जाता है, क्योंकि चरमपंथी व्यक्ति आप एक प्रकार से कहते हैं कि अपनी मनमानी करते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि जो उनकी विचारधारा है वो सर्वप्रथम हो, परंतु ऐसा तो नहीं है। विश्व में और भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो कि बड़े स्तर पर चल रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए चरमपंथियों को क्या करा जाता है, समाज में माना नहीं जाता, उनको पसंद नहीं किया जाता। तो ये है आपके आज के यूनिट 6 के पार्ट 2 के नोट्स। ठीक है, जिसमें हमने उपनिवेशवाद की आलोचना के बारे में पढ़ा, उदारवादी चरमपंथियों के बारे में भी पढ़ा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर अभी तक आपने आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर की स्टडी नहीं करी है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, उन नेताओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी नीति के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक चरण के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट है वो आप बहुत ज़रूरी पढ़िए। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जाके उसे एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स के और वीडियोस के रिगार्डिंग डिटेल्स है वो आपको वहाँ दी जाएंगी। आपके डाउट्स जो हैं वो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, और या फिर आप हमसे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में हमारे वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने नोट्स और भी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स अपलोड कर रखे हैं, हम वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।